एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सल्फर धातु किस विटामिन में होती है। बायो से एक अच्छा सा क्वेश्चन। सल्फर कोबाल्ट तो आपने बहुत बार पढ़ा है, कोबाल्ट होता है B12 में, लेकिन सल्फर किस में होता है? सल्फर होता है B1 में, B1 और B5, ठीक है। B1 और B5 ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। किस जगह पर पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 है, विटामिन B3 का दूसरा नाम या आप बोल सकते हो रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? यह है निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटिनिक एसिड, ठीक है। यह है B3 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन क्या है, वायरस रोग हैं, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा, इसमें से इन्फ्लुएंजा है जो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वैसा वायरस है जो विषाणु पर भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, उपापचयी एंजाइम या मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी इन चारों में से कौन ऐसा जीव है जिसमें मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होता है, ये आपको बताना है। किसमें नहीं होता है? विषाणु या वायरस में कोई मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु है, विषाणु तो आप जानते हो, अब विषाणुओं में बताओ सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो यह है पॉक्स विषाणु। कौन सा है? पॉक्स विषाणु जो सबसे बड़ा विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करवा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें डार्विन आंसर कर देंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो अभी ऊपर आपने पढ़ा वही बुक है ये वो बुक नहीं है। यह है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, और ये ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? ये होता है मोनोसेक्राइड्स। क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स। ये होता है कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उसका अंतिम उत्पाद। क्या क्या होता है मोनोसेक्राइड्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? वह कौन सा पदार्थ है? वह आपका प्रोटीन, जो आपके बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में होता है? ये होता है अमीनो एसिड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो हमारे शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? देखो ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठेंगे, वो मार देते हैं किडनी यानी वृक, लेकिन वृक में यूरिया का संश्लेषण या सिंथेसिस नहीं होता है, ये होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कहाँ कहाँ रेल का डब्बा बनाया जाता है। ये बनाया जाता है कपूरथला और पेराम्बूर में। कहाँ बनाया जाता है? कपूरथला और पेराम्बूर में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में यह स्थित है? अनुसूपा
अनुसूपा सबसे पहली बात क्या है, यह गर्म पानी का एक स्रोत है। ठीक है, अब आपको ये बताएं उड़ीसा के किस जिले में यह स्थित है। किस जिले में स्थित है, यह कटक में स्थित है। कौन सा स्रोत, तो अनुसूपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यूरी तो जगह फेमस हो गया है, तो आपको ये आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ किसके लिए फेमस है। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए है टीटागढ़ फेमस, कागज उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन देखो ये जनरली आपके ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में ठंडा प्रदेश हिमालय क्षेत्र से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भारत में हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है। किसने जीता है, ये जीता गया है जोजी बिनी टुंजी के द्वारा। किसके द्वारा, जोजी बिनी टुंजी के द्वारा। ये साउथ अफ्रीका की हैं और इनके द्वारा मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो यह है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। और किस धर्म के लिए फेमस है, जैन धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा किस राज्य में है। काजीरंगा आसान सा क्वेश्चन है, यह है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, यह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादित करता है। गैर सहतूत रेशम यानी नॉन मलबरी रेशम उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, यह है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको गैर सहतूत रेशम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। खाद जो अनाज उपजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, उसकी सर्वाधिक खपत किस राज्य में है भारत में, तो यह है पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, ये आपको बताना है। तो ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। ठीक है, किस तरफ से किस तरफ, बाईं से दाईं तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर यह कहाँ स्थापित है, तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर प्रीतमपुरा में है, जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ भारत को टोटल 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। 8 + 1 9। ठीक है, एक जो है यह स्पेशल आर्मी पोस्टल जोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का शिष्य लिहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक का एक शिष्य था जिसका नाम था लहना, लिहना नहीं लहना। ठीक है, कौन था, लहना। ये आपको बताना है कि आगे चलकर यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आगे चलकर यह अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से, तो यह है कथकली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज किस फील्ड से हैं, तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के फील्ड से हैं। अगला क्वेश्चन है घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, यह है आंध्र प्रदेश का घंटा मर्दाला।
अगला क्वेश्चन है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल गायकी का एक फील्ड है, ठीक है। आपको ये बताना है किस घराने को इसका जन्मदाता माना जाता है। तो यह है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? कौन सा सुशीर वाद्य है इन चारों में से, ये आपको बताना है। तो यह है बांसुरी। कौन सा है? बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय। जैमिनी राय किस क्षेत्र से हैं? तो जैमिनी राय चित्रकला के फील्ड से हैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? आसान सा क्वेश्चन है। द लास्ट सफर यह लियोनार्डो दा विंची की कृति है, ठीक है। इसके बाद लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? लिंगायत धर्म के संस्थापक तो ये वासव माने जाते हैं, ठीक है। वासव को माना जाता है लिंगायत धर्म का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड के किस संस्करण का अभ्यास था? ठीक है, हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपको ये बताना है अभी जो हाल ही में हुआ है कितनवां संस्करण था? ये था 8वां संस्करण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बीज जब आप बोते हो तो उस वक्त जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर काम में लाया जाता है उसमें से मेनली क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है उसमें मेनली नाइट्रेट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? जब भोजन हम लोग पकाते हैं तो कौन सा पदार्थ मेनली नष्ट हो जाता है? तो ये आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन जनरली नष्ट हो जाता है। और कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा विटामिन है वो? मेनली जो इसमें आते हैं वो है आपका थायमिन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। ये 3 हैं जो जनरली नष्ट हो जाते हैं खाना पकाते समय। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य कौन सा है? यानी ठंडा करने वाला द्रव्य कौन सा है रेफ्रिजरेटर में? तो ये है आपका, यहाँ पे देखो द्रव्य नाइट्रोजन भी है और द्रव्य अमोनिया भी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा द्रव्य अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो इथेनॉल को अधिक यूज अगर आप करते हो तो आपके यकृत यानी लीवर पर असर पड़ेगा। इसी को दूसरे रूप में हम लोग अल्कोहल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना होता है उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा रासायनिक यौगिक जो 2 तत्व से मिलकर बना हो उसको हम लोग बाइनरी यौगिक या द्विअंगी यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन के शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जैविक रसायन। क्या कहते हैं? जैविक रसायन। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जीव वसा में पाया जाने वाला एक वसा अल्कोहल है। क्या है? जीव वसा में पाया जाने वाला एक वसा अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, 2,4-D उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। 2,4-D इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? इसको हम लोग कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? पुरुषों की इंटरनेशनल मैच की रेफरी कौन महिला बनी है? कौन बनी है? ये बनी है GS लक्ष्मी। कौन बनी है? GS लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधिनियमन के समय निम्न में से किस आदर्श को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? आपको ये बताना है किसको प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था जब संविधान बनाया जा रहा था। तो इसमें से आपका समाजवाद एक ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष ये सब वर्ड तभी शामिल नहीं किया गया था। ये सब 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया 1976 में। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त क्या?
तो जो डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त लोग होते हैं वो बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं और क्यों वो अधिक जल पीते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताओ क्या कारण है उसका। तो उसका कारण है उनको ब्लड से, यानी उनको अपने अंदर से ग्लूकोज निकालना होता है। ठीक है, जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको निकालना होता है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस स्टेडियम से की गई थी? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ये थे सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, संसार में और किसी भी नदी से जल के अधिक प्रवाह वाली नदी है, यानी सबसे अधिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? ये है अमेजन नदी, जिसका रिवर बेसिन जो है वह सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल से आशय है। जीव मंडल का क्या अर्थ है? जीव मंडल से आप क्या समझा सकते हो? जल्दी बताओ, ऑप्शंस लेंदी हैं लेकिन चलो पढ़ते हैं। पृथ्वी के गिर्द मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत का समर्थन करने में सक्षम हो, इसी को हम जीव मंडल बोलते हैं। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल्स है उन सभी को एक साथ अगर हम ले लें तो इसी को हम लोग जीव मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना का विषय किस सूची में आता है? योजना का विषय किस सूची में आता है? तो योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस ऐतिहासिक स्मारक में बेबी फीडिंग रूम की सुविधा शुरू की गई है? बेबी फीडिंग रूम की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ये ताजमहल में शुरू की गई है और ये पहला ऐसा स्टेप है। अगला क्वेश्चन है, जबड़े नहीं होते हैं किसमें? किसमें जबड़े नहीं होते हैं? जल्दी बताओ, किसमें नहीं होते हैं? तो यह है प्रोटोकार्डेट में। इन चारों में से अगर आप देखोगे तो प्रोटोकार्डेट में जबड़ा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? सिंध और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजन पर स्थित कौन सा स्थान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा स्थान है? यह है अंबाला। अंबाला हरियाणा का एक शहर है। ठीक है, यह सिंध और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजन के बीच पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल में कठोरता पैदा करने वाला धातु आयन है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी बताओ, जल में कठोरता पैदा करने वाला धातु कौन कौन सा है? यह कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, तथा कथित काल कोठरी यानी ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल घटना जिसकी इतिहास में बहुत बार चर्चा हुई है, कुछ लोग इसको मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई कब थी? मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताओ कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? तो यह 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में हुआ था। 20 जून वो डेट था। 20 जून 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? जैव आवर्त समस्या में योगदान कौन सा ऐसा जो भी आपको धातु दिया हुआ, मेटल दिया हुआ, ये करती है? कौन सा वो धातु है? वो है आपका क्रोमियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल में तैरती है, इसका कारण क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई जल पर अगर शांति से रखा जाए तो वह तैरने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? ये बनी है शालिजा धामी। कौन बनी है? शालिजा धामी। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के ऑलराउंडर जलज सक्सेना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले और कितने विकेट लेने वाले ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए जो राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेलते हैं? तो कितना विकेट इन्होंने लिया है? तो 300 प्लस विकेट। ये तो 300 पहले था, अब 300 प्लस हो गया है। 350 के आसपास ये पहुंचने वाले हैं। 340 के आसपास इनका हो चुका है। ठीक है, 6000 प्लस रन इन्होंने बनाया है।
300 प्लस विकेट इन्होंने लिया है और ऐसा कारनामा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जो अभी तक नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं। शायद इन्होंने किसी IPL टीम के लिए भी अभी तक नहीं खेला है। ये इनका दुर्भाग्य मानो या जो भी मानो, ठीक है। क्या नाम है इनका? जलस सक्सेना। अगला क्वेश्चन है टेलनेट है। टेलनेट क्या है? क्या है टेलनेट? बहुत बार आपने पढ़ा है। टेलनेट एक क्या है? जल्दी बताओ। एक प्रोटोकॉल है। क्या है टेलनेट? एक प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? स्लमडॉग मिलियनेयर जो फिल्म है यह एक बुक पर आधारित है जिसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। इस बुक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कौन है लेखक? इसके लेखक है विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको कब लागू किया गया था? 48 में। कब लागू किया गया था? 1848 में इसको लागू किया गया था और 1856 तक ये चला। कैनिंग ने आकर इसको खत्म किया। अगला क्वेश्चन है स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप SCOPE स्कोप किस चीज का संक्षिप्त रूप है ये आपको बताना है। किसका है? यह है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्कोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? तो भारत किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रहते हुए स्वतंत्र हुआ था? किस प्रधानमंत्री के रहते हुए? ये थे क्लीमेंट एटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव्य डाला जाता है तो वह कड़क जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप जानते हो मोटे कांच के गिलास में अगर कुछ गर्म चीज आप डालते हो तो हो सकता है वो फट जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? जल्दी बताओ क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उष्मा का जो शीशा होता है वह उष्मा का कुचालक होता है और सिर्फ भीतर वाला पार्ट ही क्या होता है? गर्म होता है। इस कारण से जो एक्सपेंशन है, अगर पूरा गर्म होता है तो एक्सपेंड होकर ये पूरा फैल जाता है, लेकिन सिर्फ भीतर वाला गर्म होता है, ठीक है। इसलिए एक्सपेंड होता है और पीछे वाला एक्सपेंड नहीं होता है, इसके कारण से क्रैक होने का चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलों की कटाई होती है। खरीफ फसलों की कटाई किन महीनों में होती है? किन महीनों में होती है? ये होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इन चारों में से कौन कभी भी नहीं रहा ये आपको बताना है। कौन नहीं रहा? तो ये है BB भट्टाचार्य। ये एक इकोनॉमिस्ट थे लेकिन ये कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बने। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पर्यटन स्थल गुलाबा में 9000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो गुलाबा एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में ये जगह है। इस जगह में सबसे ऊंचाई पर देश का स्थित साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, स्काई साइकिलिंग ट्रैक। ये 9000 फीट लगभग ऊंचा है। यह किस शहर में है? यह मनाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सामयिक निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? सामयिक निधि से जो भी खर्च किए जाते हैं वह किसके परमिशन से किया जाता है? किसके परमिशन से? संसद के परमिशन से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने हाल ही में उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? तो देश का उच्चतम सम्मान अर्पित किया गया था उस देश का किस भारतीय प्रधानमंत्री को? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। अब आपको ये बताना है किस देश ने दिया था। किस देश ने दिया था? ये दिया था बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है घरों की रसोइयों और स्नानगारों से द्रव अपशिष्टों को क्या कहते हैं? जो घर से आपका
गंदगी निकलता है, स्नान घर या रसोई घर कहीं से भी जो गंदगी निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं या घरेलू वहितमल कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगर आर्टिकल में पूछूं तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक है यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल। किससे? यूपीएससी से रिलेटेड। ठीक है। और भाग अगर पूछूं तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा आपका 14। कौन सा हो जाएगा? 14। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता है? कौन सा लागत वक्र है जो कभी भी यू आकार का नहीं होता है? कौन सा है वो है आपका औसत परिवर्ती लागत वक्र। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत वक्र ये कभी भी यू आकार का नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? बाबर के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा? कौन बैठा? ये बैठा हुमायूं। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं बने थे, बाबर के बेटे। और हुमायूं का बेटा का नाम था अकबर, और अकबर के बेटा का नाम था जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के बेटा का नाम था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाबर कब सिंहासन पर बैठा, तो बाबर 1526 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। और हुमायूं कब बैठा? तो हुमायूं 1530 ईस्वी में बैठा था, बाबर की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मद को पर्यावरणीय परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता है? अगर पर्यावरणीय परीक्षण करना हो तो इसमें से हम लोग क्या शामिल नहीं करेंगे? क्या शामिल नहीं करेंगे? इसमें से विषैले रसायनों का भंडारण कहाँ कहाँ है ये हम लोग शामिल नहीं करते हैं। रेस्ट सभी चीज को मॉनिटर करते हैं, सभी चीज को स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? तो ऐसा कौन सा देश था जहां पे ये कारनामा किया गया था और उस कारनामे के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा? तो वह है लेबनान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र महाबलीपुरम स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है ये बताना है। महाबलीपुरम, तो ये कहाँ स्थित है? यह चेन्नई के निकट स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, दो जगह है जिसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, महाबलीपुरम और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर अगर आपसे पूछा जाए तो यह है महाराष्ट्र में, और महाबलीपुरम अगर पूछा जाए तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस प्रॉपर्टी के कारण? आसान सा क्वेश्चन है, किस प्रॉपर्टी के कारण? तो कोशिका क्रिया या केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद गोलाकार बन सकती है या बन जाती है, इस किसके कारण ऐसा होता है? तो ये भी आपने बहुत बार पढ़ा है। किसके कारण होता है? आप जानते हो, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, लेकिन किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इस कारण से वह गोल हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में उसको याद रखना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी एक फिक्स अगर वॉल्यूम का हम लोग बात करें तो गोलाई में वह सबसे कम क्षेत्रफल ढूंढता है, इसी कारण से गोलाकार रूप में द्रव की बूंदें हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को प्रायः किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है? जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको हम लोग उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं। किसके मदद से? तो वो है बैक्टीरिया के मदद से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है, घास स्थल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रेरीज कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? चींटी हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि सिर के ऊपर उसकी आंख होती है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का घोतक है? वायु प्रदूषण का एक तरह से आप बोल सकते हो इंडिकेटर कौन सा है?
तो इंडिकेटर कौन सा है वायु प्रदूषण का? ये है आपका लाइकेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम क्या है? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का एक और नाम है, या और हम लोग इसको किस रूप में जानते हैं? तो यह है उत्पादन कीमत पर एनएनपी, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये याद रखना, बहुत जगह आपको बुक में भी गलत इंफॉर्मेशन दिया रहता है इसके रेस्पेक्ट में। कहीं पे आपको लिखा रहेगा बाजार कीमत पर एनएनपी, कहीं पे लिखा रहेगा उत्पादन कीमत पर एनएनपी। सही आंसर जो है वह है उत्पादन कीमत पर एनएनपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमला या इसको पीलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और उपक्रिया के कारण दिखाई देता है? पीलिया बीमारी किस अंग के अस्वस्थता के कारण होता है? तो यह है यकृत यानी लीवर। क्या होता है? लीवर अगर अस्वस्थ हो तो बाइल जूस जो है सारा खेल उसी का होता है। ठीक है, बाइल जूस डायरेक्ट कहाँ मिल जाता है? ये मिल जाता है ब्लड में, और बाइल जूस में एक बिब्ल्यूरिन नामक का एक पदार्थ होता है, वह पीला कलर होने का कारण होता है, जो आपके ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड का कलर जो है वह ब्लड जो है वो पूरे शरीर का कलर पीला करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद ओडीबीसी का पूरा रूप क्या है? ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से पढ़ो सारे ऑप्शंस को और बताओ ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है ओडीबीसी का फुल फॉर्म? यह है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा ये महान राज्य है? ये जल्दी बताओ। तो ये महान राज्य है बिहार। बिहार में जितने भी कर्मचारी हैं सचिवालय में, उनको टी शर्ट और जीन्स पहनने पर रोक लगा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यानी वह ऑफिस में नहीं पहन सकते, ऐसे वह पहन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध के वितरण के पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लंबा चौड़ा डेफिनेशन है पर आंसर छोटा सा है। उसको पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन कहते हैं। पाश्चराइजेशन मेथड का इन्वेंशन किसने किया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एएलयू तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों के विशेष उद्देश्य से भंडारण स्थल हैं, जिन्हें कहते हैं क्या कहा जाता है? एएलयू के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल सेक्शन के द्वारा भी इसको इस्तेमाल में किया जाता है। वह कौन सा जगह है? वह कौन सा भंडारण स्थल है? वह है रजिस्टर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आधार शैलों के बड़े ढेरों के तेजी से सरकने को क्या कहते हैं? अगर आधार शैल जो भी जमीन पे पड़े हुए हैं पत्थर वगैरह, वो तेजी से अगर सरकने लगे तो उसको भूसंकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसंकलन या लैंडस्लाइड। ठीक है, पहाड़ी एरिया में जनरली ये होते रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया था? भारत और बांग्लादेश के बीच यह पहला डे नाइट मैच था, और ये कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था ईडन गार्डन स्टेडियम में। कहाँ खेला गया था? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आज का सेट कंपेटिवली आपको इजी ही लगा होगा, और आज का जो आपका स्कोर होना चाहिए वो भी 80+ होना चाहिए। देखो जितने भी सेट्स आ रहे हैं, जिस दिन टफ सेट होगा उस दिन मैं जरूर बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल जो भी सेट्स आ रहे हैं उसमें 80+ स्कोर होना ही चाहिए, मस्ट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बेसिक से इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है। 10-12 क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते होंगे, रेस्ट जो भी क्वेश्चन हैं इजी हैं। ठीक है, तो 80+ स्कोर आपका होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और पढ़ाई करो जम के। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।